बच्चों, चैप्टर 8 का पार्ट 4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 नाम है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसी का हम वीडियो पार्ट 4 देखेंगे आज। हमारा जो पार्ट 4 है उसका टॉपिक है फसलों की भरमार। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय, आज का समय जो है, इसमें हम बहुत सारे कृषि उत्पाद ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको हम निरंतर प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये जो फसलें हैं जो हम खा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ से आई, भारतीय है या भारत के बाहर से आई। सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, टमाटर, आलू और मिर्च का। ये तीन चीजें, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये तीनों चीजें जो है, तीनों फसलें जो हैं, इनका हम इस तरह से प्रयोग करते हैं जैसे ये हमारी व्यक्तिगत है। कभी हमारे मन में बात ही नहीं आती कि आलू भी ऐसा है जो भारत का नहीं है, विदेश से आया। कभी बात नहीं पपीता जो हम खाते हैं वो भारत का नहीं है। मक्का, पॉपकॉर्न समझ में आएगा, मक्का जो भुट्टा, पॉपकॉर्न, इन सारी चीजों में प्रयोग होता है, वो हमारे देश का नहीं है, यानी बाहर से आयातित फसलें हैं ये। तो कैसे कुछ गिनी चुनी फसलों के बाद, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि गेहूं के, जौ के, चने के, इन सब के साक्ष्य मिले, लेकिन मक्के का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला, आलू और टमाटर का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला, ये सारी चीजों के साक्ष्य नहीं मिले। बहुत सारी फसलें जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं और इस हक से प्रयोग कर रहे हैं जैसे वो हम खुद की हैं, हमारे देश की हैं, निजी हैं, पर्सनल हैं, उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक कि कैसे कुछ गिनी चुनी फसलों की श्रृंखला में बहुत सारी फसलें आ गई, कैसे इन ढेर सारी फसलों की भरमार हो गई और कैसे मुगल साम्राज्य के काल में परिवर्तन हुआ और कैसे बाहरी फसलें देश में प्रवेश करती हैं। इन सारी चीजों को पहले अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं मुगल काल 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में कृषि समाज के कहाँ का, भारत का। ठीक है, आइए, तो जो कृषि उत्पादन होता है वो मूलतः 3 होते हैं। एक वर्ष का समय होता है, एक वर्ष, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं, इस एक वर्ष में 3 फसलें ली जाती हैं। सबसे पहले रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल और जायद की फसल। देखिए ये 3 फसलें लेते हैं। रबी की फसल कौन सी फसल होती है? रबी मतलब अगर हम देखें तो रबी मतलब सूर्य। तो वह समय, यानी वैसी फसलें जिनके समय सूर्य बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को, उस समय की फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। अब सूरज कब अच्छा लगता है हमको? सूरज हमें जाड़े के मौसम में अच्छा लगता है। ठीक, जाड़े का मौसम यानी जब ठंड का महीना आता है तब हमें सूरज अच्छा लगता है। यानी रबी की फसल का मतलब है कि ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें। अब खरीफ की बात आती है। खरपतवार, खरपतवार नाम सुना है? पतवार कैसी होती है? पतवार लंबी सी होती है, जिससे नाव चलाते हैं। कैसे पतवार नाव चलाने के लिए लंबी होती है। तो वो समय, जिस समय फसलों की पत्तियां बहुत लंबी लंबी हों, ठीक, ऐसे बढ़िए, ठीक, ऐसे इस तरह की पत्तियां किसकी हो सकती हैं? ये होती हैं मक्के की। मक्का नाम सुना है? भुट्टा, उसकी। यानी उसके बाद अगर धान की पत्ती देखी जाए तो धान की पत्ती कैसे होती है? वो भी ऐसे होती है, ऐसे होती है, यही तो है, धान भी ऐसा होता है। यानी जिसकी पत्तियां पतवार की तरह लंबी हो वो क्या है? खरीफ की फसल होगी। वापस आते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा में। ठीक, सिंपल सा समझते हैं बहुत इजीली।
रबी, खरीफ और जायद में आ जाइए। जायद हमने देखा ठंडी का उत्पादन, मक्का और धान का उत्पादन देखे तो बरसात में। मौसम कौन सा हमारे पास बचा? शेष बचा गर्मी का मौसम। ठीक, गर्मी का मौसम। और इस गर्मी के मौसम में हम सबसे ज्यादा किन फसलों को देखते हैं बाजार में? वो फसलें हैं खरबूजा, तरबूज, एक्सेट्रा, वही इन्हीं की समुदाय की, इन्हीं के परिवार की, जो भी खीरा, ककड़ी, जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। ऐसा कि कद्दू का उत्पादन भी होता है। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो गर्मी के मौसम में ही अधिक दिखाई पड़ती है। भाई तरबूज, खरबूजा हमको गर्मी में ही दिखाई पड़ता है, इसके अतिरिक्त नहीं दिखाई पड़ता। तो ये हो गई जायद की फसलें। अब आइए हम लोग वापस चलते हैं, ज्यादा इसमें बढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ना है। हमने देखा है वर्तमान समय में 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी का मतलब ठंडी के मौसम में उगने वाली फसलें, जैसे गेहूं, आलू, चना, तिलहन, जौ, ये सारी चीजें। उसके बाद खरीफ में आ जाइए, तो खरीफ में आपका मक्का, धान, ये सारी फसलें आ जाती हैं। फिर आप जायद में आ जाइए, तो जायद में आपकी फसलें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं वर्तमान समय में 3 पार्ट में बटा हुआ है पूरा सत्र, और 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब जब हम मुगल काल में जाते हैं, वहां पर देखते हैं, तो पाएंगे कि मौसम, हमने देखा इससे पहले कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी कृषि की निर्भरता मानसून पर है। तो मौसम के कारण फसल चक्र 2 ही फसलें देता है, एक खरीफ की फसल और उसके बाद में रबी की फसल। गर्मी वाली फसल नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, इस कारण। सामान्यतः मुगल काल में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 2 ही फसलें होती हैं, एक मानसून के आने पर खरीफ की फसल, और उसके बाद मानसून जब चला जाता है, उससे नमी बची हुई होती है खेतों में, तब गेहूं की बुआई की जाती है, तो हो जाती है रबी की फसल। यानी जायद की फसल उस समय नहीं होती थी, 2 ही फसलें। तो अब हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि तत्कालीन समय में 2 फसलें, खरीफ और रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल होती है इसमें भी कुछ कमी है। कुछ क्षेत्र जो सूखा प्रभावित होते हैं, सूखा प्रभावित या बंजर होता है, इन क्षेत्रों को लिया जाए तो वहां पर सामान्य रूप से 2 फसलें भी नहीं होती हैं। कभी कभी साल में 1 या फिर 1 भी नहीं, वो खाली पड़ी रह जाती है। यानी अधिकांश क्षेत्रों में खरीफ और रबी की फसल का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूखा या बंजर आदि, सूखा से प्रभावित है या बंजर आदि क्षेत्र है या बाढ़ आ जाती है, उन क्षेत्रों में साल में 1 फसल अथवा 1 भी नहीं होती है। ऐसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, जिसके कारण 3 फसलें भी हो जाती हैं, हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुगल काल में फसल चक्र जो है वो मिश्रित है, कहीं पर 2, कहीं पर 1, कहीं पर 3 फसलें। ठीक, यानी अगर आपको लिखने के लिए आता है कि फसलों की भरमार से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर आप वर्णन करते समय लिखेंगे कि मुगल कालीन शासन खंड में, शासन काल में जो फसल चक्र था वो मिश्रित तौर पे था। कहीं पर अनुकूल दशाएं थी तो 3-3 फसलों का उत्पादन होता था सत्र में, और कहीं पर कम अनुकूलता के कारण 2, और कहीं पर अनुकूल न होने के कारण 1 ही फसल का एक सत्र में उत्पादन होता था। ठीक, चलिए अब अगर इनकी किस्म की बात की जाए, इनकी वैरायटी की बात की जाए, तो हमने ये देख लिया उत्पादन होता था। अब ये जो फसलें उत्पादित हो रही हैं, उनकी संख्या, उनकी वैरायटीज कितनी थी? आईने अकबरी में एक उदाहरण मिलता है, आईने अकबरी
याद रखिएगा किसने लिखा है, कभी भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि अकेले आगरा में 39 किस्म की फसलें थी, अब 39 किस्म का मतलब ये नहीं कि गेहूं 39 तरह का। गेहूं मान लीजिए 5 वैरायटी गेहूं की है, 10 वैरायटी चावल की है, 10 वैरायटी आलू नहीं है अभी, ज्वार की है। मतलब ऐसे करके जो क्षेत्रीय फसलें, कपास भी उत्पादन होता था, गन्ने का भी उत्पादन आरंभ हो गया था, तो सबकी मिला के 39 किस्म की फसलें मिलती थी। दिल्ली में इनकी संख्या 43 यानी 43 थी, और अकेले बंगाल में केवल चावल की 50 से अधिक किस्म उपलब्ध थी। ठीक, ये हो गया। यानी इस तरह से ये बताने का प्रयास किया गया है आईएन अकबरी में कि जो कृषि क्षेत्र था मिश्रित होने के बावजूद भी अपने आप में धनी था। 39 किस्में, 43 किस्में, 50 चावल की प्रजातियां ये उपलब्ध थी। यानी कि कृषि पर निर्भरता अधिक थी, और जिस तरह से निर्भरता अधिक थी उसी तरह से इनका अपना दायरा भी बड़ा समृद्ध था। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। दैनिक आहार के लिए कृषि पर अधिक बल दिया जाता था। भाई दैनिक आहार की पूर्ति तभी होगी जब कृषि उत्पादन बेहतर होगा। तो दैनिक आहार की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए कृषि पर अधिक बल दिया जाता था। और ये जो कृषि होती थी इसका उद्देश्य होता था, मैंने पहले बताया है, कि गुजारा हो सके। लेकिन ये स्थिति कब तक थी? ये स्थिति मध्यकाल तक थी, और मध्यकाल के आधे तक थी। जैसे हम प्रवेश करते हैं अकबर के शासनकाल में, और वहां से शाहजहां के शासनकाल तक, और यूं कहे कि औरंगजेब के शासनकाल तक, इन काल क्षेत्रों में, इन कालखंडों में कृषि पर निर्भरता और कृषि का जो दायरा था वो बदल गया। उनका स्वरूप किसी का बदलने लगा, क्योंकि इस समय राज्यों के द्वारा कृषि के उन फसलों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा जिससे कर अधिक मिल सके। कुछ ऐसी फसलें जो नकदी फसलें हैं, नकदी है तो तुरंत बाहर बिक जाएंगी, और बाहर बिक जाएंगी तो आपको लाभ अधिक होगा, और जब लाभ अधिक होगा तो आप कर अधिक दे सकते हैं। यानी कि अकबर के आने के बाद से मुगल कालीन शासकों ने ऐसी फसलों के बुआई पर ज्यादा बल दिया जो नगदी थी, जैसे कपास व गन्ना। ठीक, इन फसलों की बुआई पर अधिक बल दिया गया ताकि राज्य को अधिक राजस्व मिले। ठीक है, इतना हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि अभी तक तो इतने स्वरूप, इतना समृद्ध कृषि क्षेत्र था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है कि इन नकदी फसलों का प्रवेश कराया जा रहा है जिससे राज्यों को अधिक आय प्राप्त हो सके। इनका जो क्षेत्र था गन्ना, उस समय जो फसलें सबसे अच्छी होती थी उनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। जिन्स ए कामिल। ठीक, अब फसलें अच्छी होती थी, इसका मानक क्या था, आधार क्या था? मतलब किस आधार पर हम कहेंगे कि ये फसल सबसे अच्छी है? उसका आधार ये था कि जिस फसल से राजस्व अधिक मिले शासक के लिए, वही फसल सबसे अच्छी है ना। तो यही गन्ने की फसल को जिन्स ए कामिल कहा गया, यानी सर्वोत्तम
फसल कहा गया क्योंकि इससे सर्वाधिक राजस्व मिलता था। मध्य भारत व दक्षिणी पठार क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता था। कपास का उत्पादन अधिक होता था। ठीक, ये हो गया कपास का उत्पादन, यानी जो खाद्य फसलें मैंने बताई उत्तर भारत में और मध्य और दक्षिणी भारत में कपास का उत्पादन अधिक हो रहा है। बंगाल जो था वो अपनी चीनी के लिए, चीनी मतलब सुगर, चीनी के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक स्थिति पहुंची, हमने देखा चीनी का उत्पादन, कपास का उत्पादन, ये सारी चीजें फसलों तक पहुंची। अब हम एक छोटा सा पैरा है उसमें नजर डालेंगे और उससे हम कुछ फसलों का परिचय प्राप्त करेंगे जो हमारे देश में नहीं थी। ठीक, तो यानी कि फसलों की भरमार कैसे हुई? जब राजस्व की मांग बढ़ी, राजस्व को ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास किया गया शासन के द्वारा, तब फसलों में परिवर्तन आया, उनके क्रियाकलापों में, उनके बुआई में, उनके उत्पादन में, उनके सृजन में परिवर्तन लाया गया और यहाँ तक कि फसलों में परिवर्तन लाया गया। रेगुलर यूज की जो चीजें थी, जो आवश्यकता की पूर्ति कर देती थी, उनके बाद भूमि बचती थी, उस पर नकदी फसलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा शासन को राजस्व प्राप्त हो सके। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ फसलें जो देसी नहीं है, बाहर से आई हैं, लेकिन उनके बारे में संभवतः हमें जानकारी नहीं है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोगों में से किसको ये पता था, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि एक तरह से एक नई बात लगती है जब भी सुनते हैं हम कि आलू, टमाटर, मिर्चा, पपीता, अनानास, सब हमारे देश का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो आइए मक्का, हाँ मक्का भी है। 17वीं सदी में मक्का मतलब एक फसल है, मक्का मदीना नहीं, मक्का यानी भुट्टा जिसमें बनता है मक्का, यह अफ्रीका व स्पेन से भारत आया। ठीक, बाकी आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास, पपीता एक्सेट्रा, ये सारी फसलें हमारी नई दुनिया मतलब अमेरिका से आई। ठीक, ये जानकारी रखना जरूरी है कि अगर कभी पूछा जाए कि मक्का जो है वो क्या मुगल कालीन शासन के समय फसलों उसकी बुआई होती थी या नहीं होती थी, तो इसमें आप बताएंगे नहीं होती थी। ठीक, क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर बुआई अंग्रेजों के शासन सत्ता स्थापित होने के बाद आरंभ हुई है। उससे पूर्व यह एक तरह की अनोखी फसल ही थी केवल। ठीक, भले 1498 में 1492 में खोज हो गई, 1498 में पुर्तगाली भारत आ गए, तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसका जो बृहद स्तर पर यहाँ पर बुआई और जनमानस या सामान्य जनता तक जब इसकी पहुंच सुनिश्चित हुई है वो था अंग्रेजों का शासनकाल। इसलिए मुगल काल में इसकी उपलब्धता न्यूनतम थी। मुगल काल में जो नकदी फसलें थी वो थी गन्ना और कपास। ठीक, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये आपका पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा नगर समुदाय या ग्राम पंचायतें, जो भी चीजें थी उस समय की शासन की जो इकाइयां थी छोटी छोटी, अब उनको हम देखेंगे। क्योंकि जो कृषि समाज है उसको हमने पढ़ लिया, इनकी कृषि व्यवस्था देख ली, इनकी भूमि देख ली, इनके भूमि को प्राप्त करने का जो खुद कास्ट पाही कास्ट सिस्टम था वो भी देखा है, और फिर इनकी सिंचाई तकनीकी को भी देखा है, और इनकी जो महत्वपूर्ण फसलें उसको देखा है। यानी एक तरह से सामान्य परिचय हमने कृषक समाज का प्राप्त कर लिया है। अब वो कृषक समाज अपनी छोटी इकाई पर शासन व्यवस्था को कैसे चलाता था, इसी को देखना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।